आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर वर्ल्ड के इवेंट्स को थोड़ा समझेंगे, बट मैं मेजरली इसमें यूएस के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना चाहूँगा, क्योंकि प्रेज़ेंट वर्ल्ड में जो यूएस है वो वर्ल्ड का लीडर है और यूएस के एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जिस प्रकार के होते हैं, वहाँ पे जो भी एस्ट्रोलॉजिकल गतिविधियाँ 1 साल में होती हैं या फिर जो भी प्लैनेटरी मूवमेंट्स होते हैं, उससे उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? और अगर यूएस से वर्ल्ड का मालिक है, वो रूलर है काफ़ी ज़्यादा, उनका डोमिनेंस है वर्ल्ड के अंदर, तो अल्टीमेटली वर्ल्ड के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम यही समझेंगे कि यूएस के जो अभी इंटरनल इवेंट्स हुए हैं, जैसे अगर हम देखें तो इस साल 2024 में यूएस में काफ़ी मेजर चेंजेस हुए हैं। जैसे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऊपर, डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर, और जो जीत भी गए, अब जो प्रेसिडेंट बन चुके हैं, बस 4 जनवरी को उनका शपथ ग्रहण है। कैसे जो बाइडेन हटे, उनके बीच में फिर कमला हैरिस आईं। कमला हैरिस कैसे हार गई? हालाँकि आखिरी तक यही बोला जा रहा था कि कमला हैरिस जीत सकती हैं। चांसेस दोनों के ही काफ़ी ज़्यादा थे। जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड थे इस चीज़ के ऊपर कि कुछ लोग कह रहे थे कि कमला हैरिस जीतेंगी, कुछ लोग कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रम्प जीतेंगे। बट ये जो एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमेना जिस तरीके की पावर यूएस में इस टाइम आई है, तो उससे विल इट ब्रिंग अ मेजर शिफ्ट इनटू द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और विल इट ब्रिंग अ मेजर चेंज इनटू द इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ द यूएसए? तो आज हमें वही समझना होगा। आपके लिए ये लेक्चर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रेलिवेंट भी रहेगा, और काफ़ी आपको अच्छा लगेगा कि इसमें कि कैसे, मतलब हमारे जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और उसके बेस पे हम रिज़ल्ट निकालते हैं। चाहे किसी चीज़ की दृष्टि हो गई, उसका किस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस आपके हाउस में कौन-सा प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट है, नॉन रूलिंग प्लैनेट है, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स को आप देखा करते हैं। बट जब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ों को अच्छे से बताया जाता है, और क्योंकि मैं उसको भी पढ़ाता हूँ और पढ़ता भी हूँ उस चीज़ को, मैं उसके अंदर अभी लर्नर ही हूँ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतनी एक डिटेल्ड फील्ड है कि उसके अंदर आप कभी मास्टर नहीं हो सकते कंप्लीटली। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जितना मैंने पढ़ा है, तो आई हैव लाइक seen that there could be few events into the USA after when the Trump will come into the power. तो यूएसए के जो इवेंट्स होंगे, है ना? जैसे हमने देखा कि मैं आपको इस लेक्चर में बताऊँगा कि कैसे यूएसए के जो मेजर इवेंट्स हुए, वहाँ पे जो इंटरनल सिविल वॉर्स हुई, या फिर वहाँ के पहले के प्रेसिडेंट्स के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, या फिर कौन-सा ऐसा प्लैनेट है, हम मेजरली जब आप अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो इसमें हम मेजरली किसके ऊपर ध्यान देते हैं? हम ध्यान देते हैं नवग्रहों के ऊपर। बट मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम जो बाकी के 3 प्लैनेट हैं, जो जिनका काफ़ी ज़्यादा महत्व भी माना जाता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, जिसमें स्पेशली यूरेनस है, उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि यूरेनस के ऊपर ऑलमोस्ट मैं पिछले डेढ़ 2 साल से काफ़ी पढ़ रहा हूँ, उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि उसकी आउटकम्स कैसे हैं, उसका बिहेवियर कैसा है यूरेनस का, और एग्ज़ैक्टली वो है क्या? क्योंकि अगर आप यूट्यूब वीडियोज़ भी अगर आप नॉर्मल देखेंगे, तो आपको सिर्फ़ एक फेयर आइडिया ही मिलता है कि यूरेनस इस प्रकार का प्लैनेट है, और वो किस चीज़ से लिंक रखता है, और उसका किस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अगर किसी और राशि में जा रहा है, यूरेनस इनटू एक्वेरियस, और यूरेनस इनटू एरीज़, और यूरेनस इनटू जेमिनी, ओके? जेमिनी का जो एलिमेंट है वो एयर है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा आज के लेक्चर में ये समझ आएगा अच्छे से कि वहाँ पे किस प्रकार के इम्पैक्ट हो सकते हैं, ओके? पर उससे पहले आपको ये भी समझना होगा कि एग्ज़ैक्टली यूरेनस किस प्रकार का प्लैनेट है ना? देखिए, यूरेनस नवग्रहों से अलग माना जाता है। पहले मैं आप सबको बहुत ध्यान से इस बात को बता देना चाहता हूँ। यूरेनस जो है, इसे माना जाता है कि ये शनि के पिता हैं और बृहस्पति के दादा हैं। तो एक्सपीरियंस के मैटर में तो बहुत ज़बरदस्त है ये, और काफ़ी पावरफुल माना जाता है। मतलब जितने भी आप इंटेलेक्चुअल लोग देखेंगे ना, जिनकी भी बहुत समझ ब्रॉड है, जिनको बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञानवादी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आइंस्टाइन, न्यूटन, माना जाता है कि इनका यूरेनस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। तो यूरेनस एक शक्ति का प्रतीक भी हम कह सकते हैं, और ये किस चीज़ को दर्शाता है? क्योंकि मैं आपको इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के व्यू पॉइंट से भी बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूरेनस को नकारती है, वो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती। बाकी इम्पोर्टेंस उतना ही है, मैं आपको यूरेनस के थ्रू भी आपका प्रेडिक्शन दे सकता हूँ। बट जैसे यूरेनस को आप स्टडी करेंगे, तो वो किस चीज़ का आधिपत्य वो दिखाता है? वो आकाश, स्वर्ग, इन सब चीज़ों के ऊपर वो अपनी रूलिंग बताता है।
तो जब भी हम यूरेनस को देखते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में किस-किस प्रकार का उसका इम्पैक्ट हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शनि के पिता हैं और बृहस्पति के दादा हैं, तो एक्सपीरियंस में ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनका कैसा इम्पैक्ट रहेगा यूएस की पॉलिटिक्स में, आज वो हम थोड़ा स्टडी करेंगे। हाँ, आप सब जानते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी होती है ये एक अनुमान होता है। अब ये अनुमान जहाँ तक अगर ये ठीक भी रहता है तो काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि देखिए हमने बताया, बट हर चीज़ एक एस्ट्रोलॉजर के हाथ में भी नहीं होती। क्योंकि अगर सब कुछ एस्ट्रोलॉजी के ही हाथ में दे दिया गया, तो जो ऊपर वाला बैठा है जिसने इस सृष्टि की संरचना की है, तो वो उसका कुछ भी करना, है ना? तो वो चैलेंज हो जाएगा। तो जब भी आप देखते हैं तभी श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि अगर किसी के भाग्य में कुछ नहीं भी लिखा हुआ, बट एक इंसान अपना भाग्य किससे बदल सकता है? अपने कर्म निष्ठा से, अपनी मेहनत से, है ना? अपने दृढ़ निश्चय से। जब जब आप दृढ़ निश्चय से किसी भी चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, तो जितनी भी आपकी जो यूनिवर्स की फोर्सेज़ होती हैं, वो आपको सपोर्ट करने आ जाती हैं आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो astrology is good, but your hard work is also necessary. Like your life is a judicious blend of both of these things, है ना? तो अब हम इसको समझेंगे कि इसका क्या एक इस इवेंट का क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो मैंने as I've told you into the starting of our lecture that I am currently focusing upon the American West, the United States of America. So first is the Pluto Aquarius, this is normal. The second is the Uranus and Gemini. अब जो यूरेनस है, इट इज एंटरिंग इनटू द जेमिनी। जेमिनी मतलब एक आप कह सकते हैं एक बड़ी अट्रैक्टिव राशि, मतलब जेमिनी वाले लोग कैसे होते हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, जो बोलचाल में काफ़ी अच्छे, मीडिया में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं जेमिनी वाले, है ना? इनका जो एलिमेंट है, इनका एलिमेंट है एयर, है ना? और अगर आप यूरेनस का नंबर देखेंगे तो ये 4 नंबर से रूल करता है और जो 2025 है ये 9 नंबर है। 9 नंबर है मार्स का, मंगल का। बट हम इसको अभी अलग एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट से देख रहे हैं। तो यूरेनस इज़ एंटरिंग इनटू द जेमिनी। तो अब इसका पहले क्या इफ़ेक्ट पड़ा है जो मैं आपको बताया, तो इट हैज़ ब्रॉट वॉर्स इनटू द यूएस। जब कुछ आस-पास के टाइम पीरियड में भी काफ़ी सारी वॉर्स वगैरह यूएस में लगी है। जैसे आप पढ़ सकते हैं कि यूरेनस रिटर्न टू जेमिनी, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, शायद से आप सबको पता होगा कि यूएस गॉट इंडिपेंडेंस इन 1776 एंड यूएसए आल्सो टुक पार्ट इन द सीरियस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर्स हुई 1861 टू 1865। ये सारे यूरेनस के टाइम पे आप कह सकते हैं कैलकुलेटिवली। और 41 1941 में एक्चुअली 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 लगा था और यूएस से 1939 में उसने फॉर्मली एंटर नहीं किया था वर्ल्ड वॉर 2 में। दिसंबर 7 1941 को जापान ने हवाईयन आइलैंड में यूएसए का जो स्टेट है उसके ऊपर अटैक किया था दिसंबर 7 1941 मॉर्निंग 7:48 एएम के आसपास। तो like it create a decision. There was a consensus among the U.S. Political lobby that now the U.S. is formally going to enter inside the World War II. तो ये तब भी यूरेनस का एक काफी बड़ा रोल ड्यूरिंग दिस टाइम यूरेनस ट्रांजिशन इन जेमिनी वाज जस्ट स्टार्टेड। मतलब बिल्कुल मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि जितना मैंने स्टडी किया है कि उस टाइम हो चुका था, बट वो एक थोड़ा ट्रांजिशन फेज में या फिर अब इंसेप्शन फेज में आप कह सकते हैं वो चल रहा था, है ना? तो ये अब यूरेनस का भी दोबारा हम आगे देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या प्लैनेटरी पोजीशन है ना, एक्वेरियस, दिस इज मून, और लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना? तो अब हम देखते हैं, देखिए अप्रैल 13 1861 नेपच्यून मूव्ड इनटू एरीज, नेक्स्ट डे अमेरिकन सिविल वॉर। ये भी एक एरीज में भी जब नेपच्यून है, क्योंकि तीन इसके ऊपर मैं आपको अलग सीरीज भी बनाऊंगा, क्योंकि यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ओके? तो नेपच्यून जब एरीज में गया था तो तब भी अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था। प्लूटो जब कैंसर में गया था 2 मंथ्स वर्ल्ड वॉर 1 बिगिन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 का टेक्निकल टाइम पीरियड आप 1910 के बाद ही देखते हैं। और 2025 में, क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट जो हमें समझने हैं, इसमें 3 मेजर चेंजेस हैं। देखो आप इसको बाद में पढ़िएगा, पहले आप ये देखिए, सैटर्न, शनि एंड नेपच्यून इनटू एरीज, यूरेनस इनटू जेमिनी। और एक्लिप्सेस, जो एक्लिप्सेस माना जा रहा है कि 2025 में काफी ग्रहण लगेंगे। और ये ग्रहण, आप ये भी मानते होंगे कि जो ग्रहण तब माना जाता है कि जब आपके कंट्री में वो विजिबल हो, उसका इम्पैक्ट हो। तो यूएस में ये काफ़ी सारे ग्रहण लगने वाले हैं, एक्लिप्स होंगे और वो विजिबल भी होंगे, है ना? और यूरेनस जेमिनी के अंदर जाएगा और सैटर्न और नेपच्यून इनटू द एरीज़। अब इससे क्या होगा? ये 3 इवेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ला सकते हैं यूएस में, ओके? आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा ही होगा, बट अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च एंड स्टडी आई बिलीव कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल इश्यूज़ लाइक टाइप ऑफ सिविल वॉर। अब ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि पिछले 4 से 5 साल में डोनाल्ड ट्रम्प को काफ़ी हरास किया गया है। ओके, और अगर आपको याद हो 2020 कोविड में
ये बात है मई-जून 2020 की, तब भी डोनाल्ड ट्रम्प का एक वहाँ पे इश्यू हो गया था, व्हाइट हाउस पे अटैक हो गया था, लोग बहुत ज़्यादा एक दंगे जैसा दंगा हो गया था यूएस के अंदर, तब भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैटर हो गया था यूएस के अंदर। तो अगर हम देखें तो जो एक एंटी इनकम्बेंसी बन सकती है, क्योंकि जो ट्रम्प है वो शायद से इमिग्रेंट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग भी स्ट्रिक्ट एक्शंस भी ले सकते हैं। एक डिवाइड दिखेगा लोगों के बीच में, स्पेशली यूएस में। किस टाइप का डिवाइड कैसा लगेगा लोगों को कि इनसाइडर एंड आउटसाइडर, रिलीजियस नॉन रिलीजियस, है ना? एथनिसिटी इश्यूज, इमिग्रेंट्स नॉन इमिग्रेंट्स, है ना? ऑल ऑल सच काइंड ऑफ डिस्प्यूट, जिससे एक काफी बड़ी इंटरनल सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2025 में आपको ये फिनोमेनास दिखेंगे ही दिखेंगे यूएस के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत बड़े स्केल पे हो सकते हैं, बट इट विल बी, है ना? तो डिस्प्यूट बिटवीन द पॉलिटिकल वॉयलेंस, है ना? कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेटिज्म, सेपरेटिज्म मतलब कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल सकती है ना? पॉसिबिलिटी ऑफ अरेस्ट ऑफ ट्रम्प एंड देन रिलीज, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प का ट्रायल चल रहा है। पहले उनको इस साल बरी कर दिया गया, उनको कहा कि भैया आप अब इसमें चार्ज दोबारा बोल दिया गया है कि आपको आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलेंगी। तो पॉसिबिलिटी है कि यूएस प्रेसिडेंट कुड बी अरेस्टेड, बट वो रिलीज हो जाएंगे उसके बाद। तो दिस इज लाइक अ मेजर आउटकम ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल शिफ्ट दैट वी आर सीइंग इनटू द कंटेम्परेरी टाइम। तो ये 2025 में ये मेजर इवेंट्स अगर आप देखें तो ये यूएस में पर्टिकुलरली हो सकते हैं। और अगर हम देखें तो यूएस का जो फ्रेजाइल बिहेवियर है, और यूएस काफ़ी ज़्यादा सीरियस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में भी जा सकता है, उसमें मैंने आपको रीज़न बताया है। उधर से पुतिन भी काफ़ी एग्रेसिव हो रहे हैं, और यूक्रेन में डायरेक्टली यूएस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ने भी लगा है थोड़ा बहुत। तो इट विल एस्केलेट द इश्यूज। सैटर्न सैटर्न ये करवाएगा, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इनटू द प्रीवियस स्लाइड, सैटर्न एंड नेपच्यून आर एंटरिंग इनटू द एरीज। तो इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा यूएस, और यूएस पॉलिटिक्स अगर हिलेगी तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर लाइक इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस।